नमस्कार। हम लोग 3D के पुर्तगालियों की चीज़ें 3D के बारे में पढ़ेंगे। 3D डलहौजी डफरिन डुप्लेक्स हो गया। तो हम लोग डलहौजी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, डलहौजी ने बहुत अच्छा काम किया था, काफ़ी चीज़ें अच्छी की थी, इसलिए डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता कहते हैं। तो देखिए, डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता कहते हैं। बाकी आधुनिक भारत का उद्धारक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत का उद्धारक कहते हैं, जबकि डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। डलहौजी की खासियत ये थी कि डलहौजी सबसे युवा गवर्नर था। डलहौजी सबसे युवा गवर्नर था। डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत लाया, जिसको ही हड़प नीति या लैंड लैब्स पॉलिसी कहते हैं। ये तो डलहौजी ने ये सिद्धांत दिया, जिसकी वजह से बहुत फेमस हुआ था। और ये देखिए, हड़प नीति या लैंड स्लैब नीति ये डलहौजी का लाया तो था, पर इसी पे एक पॉइंट और बनता है कि इस नीति को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा समाप्त किया गया था। तो हड़प नीति डलहौजी लाया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, डलहौजी ने जो हड़प नीति अपनाया था, उसमें उसने पूरे साम्राज्य को जो भी था, जो उसका एरिया था, उसको 3 हिस्सों में बांटा था। उसने ये कहा कि भाई देखिए, जिस पर हमारा कोई कब्जा नहीं, जो हमारे कब्जे से बाहर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हड़प नीति के बारे में बताते हैं। हड़प नीति होता क्या था कि जिन राजाओं के पास या जो भी शासक रहते थे छोटे छोटे राज्यों के और रियासतों के, तो अगर उनकी खुद की संतान नहीं होती थी तो ये क्या काम करते थे कि संतान को गोद नहीं लेने देते थे, ताकि भाई संतान ही नहीं रहेगी तो आगे का कोई शासन चलाने वाला नहीं होगा। जब देख रेख नहीं करने वाला होगा तो उसी को हम ही हड़प लेंगे। तो कुल मिला के इनको हड़पना था। इसने ये स्थिति बनाई, 3 हिस्सों में बांटा। बोला कि जो हिस्सा अंग्रेजों कब्जे से बाहर होगा एक वो हिस्सा, जो पूरी तरह से अंग्रेजों कब्जों में है एक वो हिस्सा, और जिसको अंग्रेजों ने नई रियासत बना के खुद अलॉट किया है कि आप लो इसको चलाओ। तो ये डलहौजी ने कहा कि जो हिस्सा पे हमारा कोई कब्जा नहीं हो, कब्जे से बाहर, उस हिस्से से हमको कोई मतलब नहीं है। उसका बच्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लड़का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो गोद ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। जो पूरी तरह कब्जे में है, वो वहाँ का शासक अगर उसको लड़का नहीं हो रहा है, बेटा नहीं है, तो वो हमसे पूछ कर ही गोद लेगा, नहीं तो गोद नहीं लेगा वो। और जिस हिस्से को, जिस रियासत को हमने खुद बनाया है, हम खुद बना के दिए कि लो इस पे राज करो तुम, तो उस हिस्से पे क्या है कि उस हिस्से का गोद लेना ही नहीं है। मान लीजिए शादी ब्याह हुआ, शादी ब्याह होता था कि भाई हर राजाओं के पास बच्चे नहीं होते थे, खुद की संतान नहीं होती, कभी ऐसा भी हो जाता था। तो इसने ये नई तरकीब निकाली कि अगर इनका खुद का लड़का नहीं है तो उस राज को हम खुद ही ले लेंगे। तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा था कि तो 3 कैटेगरी में बांटा। जिसको इन लोगों ने खुद बनाया उससे कोई मतलब, उसको तो गोद लेना ही नहीं दे रहे थे। और जो इनके कब्जे में था उसमें अगर कोई गोद लेगा तो पूछ के गोद लेगा कि महाराज हमारे पास कोई लड़का नहीं है, हम इसको गोद ले लें कि ना ले, अपने शासन चलाने। और जिस पे इनका कोई कब्जा नहीं था, जो बाहर थे, तो उनसे कहे कि भाई इनसे कोई मतलब, क्योंकि जानते हैं कि वो ताकतवर है, खुद ही मारपीट कर देंगे, हम ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं रहा। मगर इनका मेन उद्देश्य था कि हड़पना है, कैसे भी हड़पेंगे सबको। पर ये थोड़ा से दे दिया था, इसी को राज हड़प नीति कहते हैं। इसी में जैसे देखिए था क्या कि जैसे झांसी की रानी थी, झांसी की रानी का क्या हुआ था, उनका कहाँ कोई संतान था। झांसी की रानी का खुद का लड़का थोड़ी था, वो गोद ही तो ली थी। तो अब ये गोद ली तो उसके खिलाफ में ही था भाई कि नहीं आप नहीं गोद लोगे, नहीं वो करोगे, फिर उसी में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। तो इसने राज हड़प नीति, इसके सिस्टम से इसने हड़पा। जैसे देखिए, सबसे पहले सतारा को हड़पा। सतारा के बाद इसका क्रम पूछा जाता है, ये बहुत पूछता है। जैसे देखिए, पहले सतारा को हड़पा, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर और अवध को इसने इस आधार से हड़प लिया, मिला लिया कि भाई तुम यहाँ ठीक से शासन नहीं चला पा रहे हो। जबकि अवध में पुलिस प्रशासन वगैरह सबसे अंग्रेज ही लोग देते थे। तो ये क्रम आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सबसे पहले सतारा को हड़पा था। सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ऐसे। अब उसके बाद आते हैं। अब देखिए, ये देखते हैं डलहौजी ने किया क्या क्या है।
तो डलहौजी देखिए, इस डाक ये हमारे देश में डलहौजी की देन है। जो आज डाकघर है, पोस्ट खाना है, ये डलहौजी की देन है। जिसे डाक का जनक इसको कहते हैं। तार वही टेलीग्राम जो होता है, फ़ोन वगैरह सिस्टम होता है, उसका भी जनक ये है। रेलवे का जनक भी डलहौजी है, रेलवे ये डलहौजी की देन है। पीडब्ल्यूडी भी डलहौजी की देन है। पीडब्ल्यूडी का पहले जैसे देखिए सड़क है, पुल है, नहर है, ये सब पहले अंग्रेज़ों की मिलिट्री बनाती थी। इसी मिलिट्री का शासन वैसे ही बहुत टाइट रहता है, इसीलिए तो अंग्रेज़ों को बनाया हुआ कोई भी पुल है या जो चीज़ है, नहर वगैरह है, आज भी बड़ी मजबूत है। तो इसने फिर जब ये आया तो ये देखा कि भाई ये मिलिट्री से हटाकर इसने एक नया विभाग बनाया, पीडब्ल्यूडी। और फिर पीडब्ल्यूडी एक नया विभाग बनाया, ये विभाग जो है यहाँ से पीडब्ल्यूडी आज भी वही फिर पुलिस प्रशासन का भी यही कहना था कि आईपीसी भर्ती जो होती है, ये भी डलहौजी की सिविल के अलावा एक डाक टिकट का जनक इसी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भी जनक यही था। इसी की ये सब रवैये की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। और जबकि देखिए 1857 की क्रांति इसकी देन है, मगर 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। मगर 1857 की क्रांति का जन्मदाता यही इसी की वजह से वो लड़ाई शुरू हुई थी। वहीं पे जैसे देखिए यहाँ पे डाक का दिया है, तो पिन कोड हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पिन कोड कब प्रारंभ हुआ था? 1972। इसको रेल ने पूछा था कि पिन कोड कब प्रारंभ किया, ये क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि इसमें लगभग सभी चीज़ें पूछी गई हैं। फिर जैसे देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि सिविल सेवा का जनक यही था, कि डलहौजी ही सिविल सेवा का जनक था। तो सिविल सेवा में देखिए क्या था कि जैसे सिविल सेवक भर्ती होती थी, तो अब उसमें देखिए पहले शुरू में उम्र सिविल सेवा की भर्ती का 21 ही साल था। पहले 21 साल था, मगर जब लिट्टन गवर्नर बना तो उसने 21 साल की उम्र को घटाकर 19 साल कर दिया कि 19 साल से सिविल सेवा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर रिपन जब आया तो 19 साल को हटाकर फिर इसने 21 साल रिपन कर दिया। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। सिविल सेवा का जनक डलहौजी है। सिविल सेवा का उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष लिट्टन ने किया था, और फिर सिविल सेवा की उम्र को वो 19 से बढ़ाकर 21 साल रिपन ने किया था। अब यहाँ पे हम जिस थोड़ा से यहीं सिविल सेवक बात चल रही, तो थोड़ा से यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि हमारे देश के प्रथम आईएएस सत्येंद्र बोस थे। प्रथम पुरुष आईएएस सत्येंद्र बोस हैं। प्रथम महिला आईएएस अन्ना मल्होत्रा हैं, और प्रथम आईपीएस किरण बेदी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हुआ, डलहौजी ने इन चीज़ों के बाद समाज सुधार में भी काम किया था। जैसे डलहौजी ने बालिका भ्रूण हत्या रुकवा दिया था। ये चीज़ें राजपूतों में ज़्यादा होती थी। उस समय होता क्या था कि भाई ये है कि पहले लड़का ही राजा बनता था, लड़की राजा बनती नहीं थी, और राजपूत ज़्यादा राजा होते थे। तो जैसे लड़की हुई, अब बेटी हो रही तो बेटी राजा बन नहीं पाती थी, तो वो लोग भ्रूण हत्या भी करवा देते थे। तो इसने ये सोचा कि अगर लड़की होगी तो राजा बनेगी नहीं, जब राजा नहीं बनेगी तो राज्य हम हड़प लेंगे। तो इस दृष्टि से भी इसका कुछ दिमाग यहाँ चला होगा। तो बालिका भ्रूण हत्या रुकवाया, हालांकि ये काम ठीक किया। विधवा पुनर्विवाह संपन्न इसी समय में हुआ था। पहले विधवाओं का कहाँ शादी हो रहा था, तो विधवा पुनर्विवाह डलहौजी की देन है। नरबली हत्या भी रोक डलहौजी ने ही लगवाया था। समाज सुधार में नरबली हत्या पर रोक डलहौजी ने लगवाया था। जबकि देखिए जो प्रथाएं जैसे ठगी, बलि, सती प्रथा, शिशु हत्या प्रथा, ये बेटिंग के समय हुआ था। बेंटिंग के समय में बाल विवाह का प्रचलन भी बेंटिंग के समय बंद हुआ था। और जबकि दास उन्मूलन का जो प्रथा था, दास प्रथा है, इसका अंत विलेजली के समय हुआ था। तो ये प्रथाएं पूछा जाता है। प्रथा आपसे पूछ लेगा कि विधवा पुनर्विवाह किसके समय शुरू हुआ, नरबली हत्या किसके समय रोकी गई, या बाल विवाह किसके समय रोका गया, सती प्रथा किसके समय खत्म हुई, ठगी प्रथा किसके समय, दास प्रथा का उन्मूलन सीजीएल ने पूछा है। सीजीएल ने पूछा है कि दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर के समय हुआ था, तो विलेजली के समय हुआ था। अब आगे आते हैं, देखते हैं किसने किया क्या है। डलहौजी देखिए, डलहौजी 1852 में विद्युत तार लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू कराया। 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का रेलवे लाइन बिछाया, और इसका ठेका गेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे को दिया था ये ठेका। 1854 में कालका से रानीगंज दूसरी रेलवे लाइन बिछाई गई। 1854 में ही विश्वविद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा दिया इसने।
विश्वविद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसने वुड डिस्पैच का गठन किया था, ठीक है। और वुड डिस्पैच का गठन किया था 1854 में। तो 1854 में वुड डिस्पैच का गठन किया। वुड डिस्पैच को ही अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, यह वुड डिस्पैच किस सन बना। 1854 में ई डाक टिकट का प्रचलन हुआ। पीडब्ल्यूडी के अंदर पुल, सड़क, जीटी रोड, अनहर आदि आता है। और डलहौजी रहने वाला स्कॉटलैंड का था। डलहौजी सबसे कम उम्र का गवर्नर था, ये सबसे युवा गवर्नर था डलहौजी। तो इस तरह करके डलहौजी ने बहुत सारी चीज़ें किया। यहाँ पे थोड़ा से हम आपको शुरू में लिखे हैं बहके। बहके का मतलब देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए बहके होता क्या है। बहके थोड़े से देख लीजिए ये क्या चीज़ है। बहके का मतलब देखिए, यहाँ पे बहके लिखे हैं। बहके में फर्स्ट जीजीआई, जैसे यहाँ पे आईजीजी फर्स्ट लिखे हैं, ठीक है। आईजीजी फर्स्ट का मतलब होता है इंडियन गवर्नर जनरल फर्स्ट। तो देखिए बेंटिंक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, इंडिया का। बेंटिंक इंडिया का भारत का पहला गवर्नर जनरल था। से हेस्टिंग हो गया। हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बीजीजी फर्स्ट, हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और हेस्टिंग ही बंगाल का लास्ट बीएलजी भी था। हेस्टिंग बीएलजी भी था। हेस्टिंग बंगाल का लास्ट गवर्नर भी था। आईडब्ल्यू फर्स्ट केनिंग हो गया। तो केनिंग जो था इंडिया का पहला वायसराय था। केनिंग इंडिया का पहला वायसराय था। अब ये चीज़ हुआ। तो देखिए डलहौजी के बारे में हम लोगों ने इतना देखा, D1 देखा। अब हम लोग D2 देखते हैं। D2 का मतलब डफरिन होता है। तो देखिए D2 का मतलब डफरिन होता है। डफरिन के बारे में थोड़ा से देखते हैं। डफरिन ने भी बहुत कुछ दिया। अगर देखिए डफरिन ना होता तो अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय ना होता, ठीक है ना। तो डफरिन ने बहुत सारी चीज़ें दी है। डफरिन 4 साल के लिए था हमारे देश में। 1884 से 1888 तक डफरिन का समय काल था। तो देखिए डफरिन राष्ट्रीय कांग्रेस बनी 1885 में। डफरिन के समय कांग्रेस बनी थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टेनेंसी एक्ट 1887 में पास किया। टेनेंसी एक्ट में होता क्या था कि पहले जैसे बड़े बड़े लोग होते थे, जमींदार होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो किसी भी गरीब दुखिया की ज़मीन को हड़प ले लेते थे। तो जब डफरिन आया तो इसने एक टेनेंसी एक्ट लाया और ये कहा कि कोई इस तरह किसी की ज़मीन को नहीं हड़पेगा। तो ये तो काम अच्छा हुआ था। अभी गांव में देखिए जो बहुत रईस है या जो मजबूत है, उसके बगल में जो गरीब दुखिया है, कमज़ोर है, उसके घर में कोई लड़ने झगड़ने वाला नहीं है, तो आज भी लोग ज़मीन हड़प लेते हैं अगल बगल की। जबकि ये नियम जब डफरिन था तभी ये टेनेंसी एक्ट ला कर ये नियम बना दिया था कि कोई किसी की ज़मीन को ज़बरदस्ती नहीं हड़प सकता है। 1887 में ही लाया था। और ये सबसे पहले पंजाब में लाया था इस चीज़ को। तो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाया इसने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो एयू है, ईवीवी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय डफरिन की देन है, डफरिन के समय बनाया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पूरब का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इलाहाबाद को कहा जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का चौथा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। बहुत बार पूछा जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। तो इससे इतनी सारी चीज़ें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बन जाती हैं। ये देखिए इलाहाबाद डफरिन के समय हुआ। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। भारत का चौथा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। अब आगे बढ़ते हैं। डफरिन के समय में देखिए तीसरा जो है आंग्ला वर्मा युद्ध हुआ था। ये वर्मा जो आज म्यांमार है, ये 1885-1886 एक साल का ये युद्ध चला था, जिसमें इसने वर्मा वालों से लड़ाई लड़ करके लड़ा और वर्मा को जीता और मिला लिया था भारत में। तो हालांकि शासन तो अंग्रेजों का था, मिलाएगा तो अंग्रेजों के हिस्से में आया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब तीसरा आंग्ला वर्मा युद्ध किसके समय हुआ था। डफरिन के समय हुआ। किस समय हुआ था? 85 से 86 के बीच। कांग्रेस क्या था कि इसने कांग्रेस के लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्टेटमेंट दिया था। ये पूछा जाता है कि किसने ये कहा कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। हुआ। जैसे देखिए डफरिन के समय में क्या क्या चीज़ें हुए उसको थोड़ा समरी में दे दिया है।
देखिए डफरिन के समय कांग्रेस का जन्म हुआ, डफरिन के समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जन्म हुआ, डफरिन अच्छा हाँ, इलाहाबाद में एक डफरिन हॉस्पिटल भी है सिविल लाइन में। तो डफरिन हॉस्पिटल जो है वो इसी के समय बनी थी, यही लॉर्ड डफरिन के समय ही डफरिन हॉस्पिटल बनी थी। टेनेंसी एक्ट भी डफरिन ही दिया था। और पंजदेह घटना भी डफरिन के समय हुई थी, पंजदेह घटना भी डफरिन समय हुई थी। ये 3D हुआ। ये 2D हो गए, 3D डुप्ले हो गए। डुप्ले क्या था? डुप्ले फ्रांसीसी था और डुप्ले ही सहाय संधि का जनक था। हालांकि सहाय संधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग विलेजेली ने किया है सबसे ज़्यादा, और सहाय संधि का प्रयोग तो कई लोगों सभी ने लगभग लगभग किया है, मगर सबसे ज़्यादा विलेजेली ने प्रयोग किया है। सहाय संधि को डुप्ले ने बनाया था, वो उसका जन्मदाता था। बस ये हुआ 3D। इतना ही आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। डी तक कंप्लीट हो रहा है। ओके, थैंक यू, गुड लक।